हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों जो है, आपने पीछे की वीडियो में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा आपने लाइक किया, सपोर्ट किया। इसके लिए आपका यार बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग प्यार अपना बनाए रखिए। और आपके लाइक से तो मैं बहुत जल्दी सोच रहा था कि कितना जल्दी आज का वीडियो आपके लिए बनाऊं। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आज का वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, देखिए विषय 5 है ना, क्लास कक्षा 12 क्लास 12th का जो है इतिहास आप पढ़ेंगे। ठीक है, और विषय 5 अध्याय 5 को आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पहले आप 1 से लेकर के 4 तक आपको मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी क्लास 6 से क्लास ये देखिए 12 आपका चल रहा है। तो इसके पहले मतलब 11 तक का सारे अपलोड हो चुके हैं, और 12th का भी 4 अध्याय, पीछे के जो 4 अध्याय हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, आइए अब आज का जो है अध्याय 5वां शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखिए, ये इस अध्याय का नाम है यात्रियों के नज़रिए, है ना। तो यात्रियों के नज़रियों को आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, और समाज के बारे में उनकी समझ। समय क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी का जो समय है, इसी इसी बीच में जो यात्रियों के नज़रिए हैं, समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी, वो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, है ना, ऐसे आप समझिए कि जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि नई आपको खाने पीने की नई चीज़ें दिखती हैं, रहन सहन अलग दिखता है, और जो है जगह अलग दिखती है ना। तो आप जब कहीं पे आएंगे और बताएंगे तो आप सारा अपना साझा शेयर करेंगे ना। तो वही रिकॉर्ड ऐसे ही जो विदेशी यात्री आए हैं उनके द्वारा जो उनके देश में चीज़ें, किताबें हैं, तमाम चीज़ें पहुंची हुई हैं, तो वो भी स्रोत जो हैं इतिहास के मतलब इतिहास के स्रोत में बहुत काम में आती हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में आप समझेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है जो है, महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में यहाँ या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं महिलाओं और पुरुष दोनों, महिला और पुरुष दोनों ने कार्य की तलाश में, काम की तलाश में। भाई आज भी आप देखिए तो बहुत लोग जो गांव से होके शहर में जाते हैं, शहर से विदेशों में जाते हैं काम की तलाश में, रोजी रोजगार के लिए, है ना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। और जैसे आप देखिए कि कई जगह जो है मौसम, अभी आप पहाड़ों, जैसे मैं लद्दाख गया था, लद्दाख में बता रहे थे कि भाई 6 महीने वो पूरा बंद रहता है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और जो है टेम्परेचर इतना गिर जाता है, तो हम लोग बस घरों में रहते हैं और 6 महीने जो है अपना व्यापार करते हैं, पर्यटक भी जाते हैं, और 6 महीने ये एकदम घर में पैक रहते हैं, बढ़िया सारा सामान वामान रख लेते हैं। तो ये लद्दाख में है। तो इसी तरह जैसे जहाँ प्रकृति में और जो आपदा हो गई, बाढ़ है, कुछ भी हो गया, तो भाई अब वहाँ रहने लायक नहीं है, तो वो जो है अब नई जगह की तलाश में निकल पड़े, है ना। व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं। आज भी आप देखिए बहुत सारे व्यापारी हैं, व्यापार के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। सैनिक हैं, सैनिकों की भर्ती है। जैसे आज भी आप देखिए बहुत सारे जो जवान हैं अपने वो देश के कोने कोने में जो है जॉब कर रहे हैं अपनी, है ना, मातृ सेवा कर रहे हैं अपनी। पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर, बहुत लोग एडवेंचर पसंद है, वो कठिन जगहों को देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनको ललक है कि नई चीज़ को जो है वो देखें, समझें, तो इसलिए यात्राएं करते हैं, है ना। वे जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदिश या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है ना। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं। ठीक है,
और अन्य कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं तथा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं, है ना। जैसे आप देखिए, आप घूमने जाते हैं तो आपकी रुचि हो सकता है पहाड़ों को आपको देखना अच्छा लगता है, किसी को मंदिरों और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको देखना अच्छा लगता है, किसी को धार्मिक जो स्थल हैं वो देखना अच्छा लगता है ना। तो जब अलग अलग लोग वहाँ पे गए हैं, अपनी रुचि के हिसाब से वहाँ पे पहुँचे हैं और अपने अनुभव को जो है उन्होंने लिखा है, अपने साथ ले गए हैं, है ना। तो ये है। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, ठीक है, के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आई एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। ठीक, कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करती थी, ठीक है, और अपनी टिप्पणी दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश के लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। ठीक, इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं, है ना। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। किनके किनके? अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आया, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, ये कब आया है? 17वीं शताब्दी में आया है, ठीक है। और यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं पान के पत्ते, ये आप देखिए, खई के पान गाना भी आप लोग सुने होंगे। अब देखिए नारियल, कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों को असामान्य माना, देख रहे हैं। तो अब कई यात्रियों ने कहा, उनको बहुत आश्चर्य से जो है चकित लगा ये नारियल और ये पान। क्यों लगा जानते हैं? क्योंकि भाई वहाँ होता ही नहीं था उनके यहाँ। तो जब यहाँ पे आए उन्होंने, तो उनको अजीबोगरीब चीज़ ये लगी कि भाई ये क्या है। चलिए अब यहाँ पे अगला देखिए, हमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, पूरी तरह से भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहे थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे, वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नज़रिए में यह भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री की इसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों से में अलग था, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए अल बिरूनी के उद्देश्य क्या था। भाई जो अल बिरूनी आया था भारत में, उसका उद्देश्य क्या था? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अल बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया, उन लोगों के लिए सहायक जो हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। चलिए आगे आप देखें, अगला देखें, अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद, इसे आप देखें, ख्वारिज्म से पंजाब तक। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ है? उज़्बेकिस्तान में स्थित स्थान कौन सा है? ख्वारिज्म में। कब हुआ है?
973 ईस्वी में जो है अल-बिरूनी का जन्म हुआ है। ख्वारिज़्म में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए, सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई कई भाषाओं का ज्ञाता था, जानकार था, ठीक है, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत शामिल हैं, ठीक है। अब देखिए कितनी भाषाओं का वो जानकार है। सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत जो है ये सब का जानकार था। अभी आप लोग केवल 2 विषय आपको कहा जाता है कि पढ़िए, तैयार करिए, हिंदी इंग्लिश अच्छे से, तो वो भी आप लोगों को, कई बच्चों को परेशानी होती है। अब देखिए कितना विषय जो है, ये कितनी भाषाओं में महारत इनको हासिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था। अब तो भाई गूगल ने ही काम आसान कर दिया है। गूगल ट्रांसलेट लगाइए, वो अगला क्या बोल रहा है और वो बदल देता है। अभी आप देखिए एआई का ज़माना आने वाला है, आ भी गया है। अब आप सीधा वो आवाज़ बोल रहे हैं और तुरंत वो जो है बदल करके सीधा जो है समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो यानी विश्व का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी भाषा में बोलता है, उसको आज हम आसानी से समझ जाते हैं, जो तकनीक आई है नई, है ना। तो अब देखिए आगे, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों में माध्यम से पढ़ा था। अब देखिए अरबी माध्यम से जो है प्लेटो और जो है प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों को पूरी तरह उसने पढ़ा था। तो प्लेटो कौन था? प्लेटो सुकरात का शिष्य था, ठीक है। और प्लेटो का शिष्य कौन था? प्लेटो का शिष्य था सिकंदर, अलेक्जेंडर, ठीक है, जो जिसने विश्व विजय की ठानी थी। तो ये आप जो है समझ गए होंगे। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया, ठीक। अल-बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल-बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों में हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने की मदद की, ठीक है। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, ठीक है। अल-बिरूनी देखिए ब्राह्मण पुरोहितों जो थे तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए हैं इसने, और संस्कृत, धर्म, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब, उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा की थी, ठीक। ग्रंथों के अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान, यहाँ पे इसे आप देख लें। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, यूनानी गणितज्ञ, के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया, ठीक। आगे आ जाइए, यहाँ देखें, यहाँ से उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों में संबंधित था। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बिरूनी को ही कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोगों संभवतः ऐसा कर चुके हैं। ध्यान दें, 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। माप तंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है।
इसे आप समझ लिए। अब आ जाइए किताब उल हिंद। अब इसके बारे में आप पढ़ें, समझें। अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की किताब, किताब उल हिंद। ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो अरबी में लिखी गई ये किताब अल बिरूनी की ये कृति है, अल बिरूनी द्वारा लिखी गई है। किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। कि भाषा सरल और स्पष्ट है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक, अब इसमें देखिए कितने सारे मैटर यहाँ पे इस किताब में लिखे हुए हैं। इसमें से आपने देखा कि इस विस्तृत ग्रंथ में जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। इतने मैटर आपको इस अध्याय में पढ़ने को मिलेंगे। और मापतंत्र के बारे में ये जाना आपने, यहाँ पे पहले ही आप जान गए। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। ठीक है, सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। ठीक, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था कि संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ ही एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अल बिरूनी ने, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया, ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली, प्राकृतिक ग्रंथों, अरबी भाषा में अनुवादों, रूपांतरणों में परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थीं। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। निश्चित रूप से वह इनमें सुधार करना चाहता था। ठीक, यहाँ पे अब आ जाइए, हिंदू लिखा हुआ है। क्या है हिंदू? देखिए, हिंदू शब्द लगभग 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, जो 6वीं और 5वीं शताब्दी थी, में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। ठीक है, यानी जो सिंधु नदी थी उसके पूर्व क्षेत्र में जो लोग रहने वाले थे, उनके लिए हिंदू शब्द प्रयोग होता था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा। इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। ठीक, इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। ठीक है, उस समय आप देख रहे हैं कि इससे हिंदू शब्द से जो है कोई धार्मिक पहचान से कोई लेना देना तब नहीं था। यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़ों को ध्यान से देखिए। अब देखिए, सोलोन के कपड़ों पे आप ध्यान दीजिए कैसे है ना, देख रहे हैं, ये सोलोन है, उनके शिष्य आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि
क्या ये कपड़े यूनानी हैं अथवा अरबी? अब आप देखिए, बताइए, देख रहे हैं? अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कपड़े कौन से हैं, तो आप लोग पता लगे कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और वीडियो बड़ा लगे तो थोड़ा सा आप लोग रोक करके अपना खाइए पीजिए, फिर मूड फ्रेश हो तो फिर से आप इसको पढ़ना चालू करिए, है ना, कि वीडियो बड़ा है, लेकिन देखिए तो ध्यान से। अब देखिए अगला पॉइंट हमें दिख रहा है इब्न बतूता का रिहला, है ना। चलिए, एक आरंभिक विश्व यात्री इब्न बतूता, हाँ, तो अब इसके बारे में आप देखिए। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सुमेलित वाले में भी क्वेश्चन बनता है, इब्न बतूता और आगे रिहला अगर लिखा है, आगे पीछे लिखा है, मिलाना है तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में, है ना, लिखा गया उसकी यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। तो रिहला किसके द्वारा लिखा गया है? वो है इब्न बतूता के द्वारा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। ठीक, अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक गया। 1332-1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। ठीक, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। ठीक, उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बलूता ने मुल्तान के उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनः स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट पर मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से वह अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना गया, ठीक है, जैतून गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और अब भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन
तथा जोखिम भरा कार्य था। आज आप लोग देखते हैं कि भाई कैसे जो है ट्रेनें हैं, जहाज़ें हैं और फोर व्हीलर कैसे हम लोगों को बहुत जल्दी जगह पे पहुंचा देती है। लेकिन आज आप उस समय ऐसा नहीं था, जो यातायात के साधन ऐसे नहीं थे। लोग पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ों, खच्चरों इत्यादि पे सफ़र किया करते थे, है ना। और जोखिम भरा भी था भाई। तब उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी आज की तरह। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। आप सोचिए, दिल्ली से सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगता, 50 दिन लगते थे सोचिए पहुंचने में। अभी आपको सिंध से आपको आना है, पाकिस्तान से आपको दिल्ली अगर आना हो, सोचिए कि तो जहाज़ से आपको कितना समय लगेगा आपको पहुंचने में दिल्ली, और तब 50 दिन लगते थे। सोचिए, रास्ते में ही ज़िंदगी बीत रही थी। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। सोचिए कितना समय लगता था पहुंचने में। अब जो है देखिए आप लोग, यहाँ पे घोंसले से निकलता पक्षी, इसे आप देखिए क्या लिखा हुआ है स्रोत में। यह रिहला से लिया गया एक उद्धरण है। अपने जन्म स्थान तंजीयर से निकला मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधि प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़कर आने के दृढ़ निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। इब्न बतूता 1354 ईस्वी में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। अब देखिए, इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के 30 वर्ष बाद। अब देखिए 30 वर्ष बाद जो है वापस अपने घर पे आया, है ना। डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र। ठीक, आप डाकुओं को यात्रियों से कैसे अलग करेंगे? ये देखिए डाकू, ये देखिए कैसे बनाया गया है, डाकुओं को देख रहे हैं, और यात्रियों को कैसे बनाया गया है, इससे आप पहचान सकते हैं भाई। ठीक, और ये मुगल शताब्दी का ये चित्र बना है जिसमें आप देखिए यात्रियों पर हमला कर रहे हैं डाकू, लूटपाट मचा रहे हैं डाकू लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और चित्र दिख रहा है, नाव में यात्री। ये देखिए नाव में आपको यात्री दिख रहे हैं, है ना। ये देखिए नाव में यात्री आपको दिख रहे हैं। बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला का ये नमूना आप देख रहे हैं। लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में ये बना हुआ था। आपके मत में कुछ यात्रियों के हाथों में हथियार क्यों है? यहाँ पे देखिए कुछ यात्री हथियार भी लिए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यों हैं आप बता सकते हैं, है ना। भाई उनको डर होगा कि लुटेरों से डर होगा, है ना, और क्या होगा, और इनको क्यों डर होगा, क्यों यात्री लोग हथियार लेके चल रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, कमेंट बॉक्स खाली है, बताइए आप लोग। एकाकी यात्रा अगला पॉइंट हमें दिख रहा है, इसे आप देखें। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री गृहतूर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रिहला से लिया गया एक उद्धरण है, आप देख रहे हैं। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध दिया था। ठीक है, अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर
और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो, है ना। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आँखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। ठीक, यहाँ पे एक मानचित्र देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किया गया। कई जगहों के नाम इस तरह लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में। तो देखिए ये अंधखोए, बाघ, त्रिमिद, कुंदुज, परवान, काबुल, गजना, कंधार, देख रहे हैं ना। ये ऊजा, मुल्तान, हंसी, देहली, है ना, और सरस्वती, अबूहर, ये देखिए। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का पूरा एरिया है। यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके इंडिया तक का पूरा आपको जो जगह है, जो यात्रा किया है इब्न बतूता ने, जो जानता था उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए, अब यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सोचिए, जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। ठीक, अब अगला देखिए, जिज्ञासाओं का उपभोग। इसे आप ध्यान दें। जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय महाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। आगे देखें, शिक्षा तथा मनोरंजन, इसे आप पढ़ें। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया है कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के साथ उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया। ठीक, जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण, जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, दिए गए असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ से अभिरुचि जगी। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ पे अगला पॉइंट हमें पढ़ने को मिल रहा है, इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। ठीक, इसे आप पढ़िए। देखिए, 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। ध्यान दें,
1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत जो है लिखा है ना। और उसी समय भारत ने मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इसमें कुछ ने इस पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिन जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे जो हाजिन भारत से निराश हुए, यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे थे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। ठीक, यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं। देखिए, आग जल रही है और यहाँ पे आदमी बैठे हुए हैं सब घेर के, देख रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा दिखाया गया है। समय क्या है? 18वीं शताब्दी का ये दोस्तों चित्र आप देखा है, जो आग की घेर कर यात्री जो है बैठे हुए हैं, है ना। चलिए, अब अगला पॉइंट हमें दिख रहा है, बांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। ठीक है, आइए इनके बारे में आप जानें। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। ठीक, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो, ठीक है, नोबिली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया था। ठीक, सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत वर्णन लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो जो भारतों का आगमन है दोस्तों, है ना, जो भारत का आगमन है और जो भारत पुर्तगालियों सबका जो माफ़ कीजिएगा, जो ब्रिटिशों का आगमन हुआ है, पुर्तगालियों का हुआ है ना, कैसे उनका राज्य विस्तार हुआ है, सब मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। नहीं दिखाया आप तो देख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैपिस्ट तैवनियर का था। ठीक है, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए, है ना। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में, बाद में मुगल दरबार में एक अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक रूप में। ठीक, यहाँ पे 17वीं शताब्दी के एक चित्र में बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। ये आप देखिए बर्नियर को,
यूरोपीय पोशाक में दिखाया गया है। और एक फ़ोटो आप नीचे भी देख रहे हैं, भारतीय पोशाक में तैवर्नियर का ये चित्र आप देख रहे हैं। भारतीय पोशाक किस तरह थे उस समय, ये आप देख पा रहे हैं मुग़ल काल के दौरान। अब आप देखिए पूर्व और पश्चिम की तुलना, अगला पॉइंट हमें दिख रहा है, आइए इसे देखें। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की, जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई जो है को समर्पित किया था, और लुई 15वें, यहाँ आप ध्यान दीजिए, और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और जो है मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। ठीक, और ये थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे, ये देखिए लुई ये जो है 14वें हैं, है ना, ध्यान से आप लोग वही सुनिएगा, ये लुई 14वें को समर्पित किया था। ठीक, आगे देखिए, लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत में की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब हम उनके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। अब हम यहाँ पे अगला पॉइंट देख रहे हैं, मुगल की सेना के साथ यात्रा। ठीक, इसे आप देखिए, बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की है। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण को से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है, और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खास सामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़ों के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है। अब देखिए उस समय अब क्या क्या व्यवस्थाएं यात्रा कर रहे हैं, तो तब देखिए किस तरह यात्रा लोग करते थे, है ना। तो इनको देखिए क्या बता रहा है, इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े, 2 घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है। मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक, है ना, फारसी ऊँट और चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है। देख रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं इनको दी गई। ऊँट है, घोड़े हैं, खाना बनाने वाला है साथ में, है ना, ऊँट को आगे लेके चलने वाला है, सेवक जो है पानी पिलाने वाला भी आगे चल रहा है ना, तो चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तुएं दी गई, जैसे औसत आकार का एक तंबू भी है, एक दरी है, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर है, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी इस बड़े झोले में रखे हुए थे, है ना। यह झोला भी एक लंबे चौड़े सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इस तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवक की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों की उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का साग पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू, चीनी का भंडार रखा है ना। साथ ही मैंने दही को टांगने वाली, पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत,
दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु को नहीं मानी जाती, है ना। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु को नहीं मानी जाती। आज भी आप देखते हैं गांव में, शहरों में नींबू का शरबत प्रसिद्ध है भाई। गर्मियों में दही की भी शरबत जो है, दही डाल करके शरबत बनाई जाती है, लस्सी बनाई जाती है ना। आप लोग गर्मियों में किसका सेवन सबसे ज़्यादा करते हो, आप लोग बताओ। आप लोग लस्सी ज़्यादा पीते हो या दही की शरबत डाल के पीते हो या नींबू की शरबत पीते हो, बताओ आप लोग कमेंट में, है ना। इससे पता लगेगा कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कि फिर केवल बस आप लोग चला के छोड़े हैं, है ना। चलिए, ये सवाल आपका कमेंट में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लिखिए कौन सा शरबत आपको अच्छा लगता है, नींबू का, दही का शरबत, या लस्सी, या दही खाना अच्छा लगता है, बताइए कमेंट में, जल्दी से बताइए। भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। ठीक, आइए इसे देखें। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार का यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों उसकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद शेख इतिस समुद्दीन तथा मिर्ज़ा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की। उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा। उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। आगे देखें, बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे। अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 1670 से 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था, है ना। और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनः निर्मित हुआ था। यह अरबी, फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 ईस्वी से पहले समानतः प्रकाशित नहीं होते थे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, 1800 से पहले समान प्रकाशित नहीं होते थे कि पूरी तरह विपरीत जो है था, है ना। चलिए, अगला पॉइंट हमें मिल रहा है पढ़ने को, ध्यान दें। एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। अब इसे आप देखिए, समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में से जो भी देखा, समानतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे, है ना। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उससे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए उद्देश्य निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी, ठीक है। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था, ठीक। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह थी कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए, ठीक। यहाँ पे आप देखिए, विशाल पहुँच वाला एक भाषा, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसे आप समझें। संस्कृत के विषय में अल बिरूनी यह लिखता है। अब भाई देखिए, संस्कृत के विषय में अल बिरूनी क्या लिख रहा है, इसे आप समझें। यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने की से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए
कई शब्द मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। अब आ जाइए अगला पॉइंट, अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। इसे आप देखें। अल-बिरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। ठीक, अल-बिरूनी ने अन्य समुदायों के प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। ठीक है, घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानी पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह एक दिखाना चाहता था कि वे सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। ठीक, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। ठीक है, अल-बिरूनी जो जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। ठीक, यहाँ पे आप देखिए एक अगला ब्रैकेट में पॉइंट, ईश्वर ही जानता है। इसे आप ध्यान से पढ़ें। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल-बिरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो तथाकथित रूप से देखिए 2,16,432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसी रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा मिट्टी काफ़ी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है ना। अब आ जाइए अगला पॉइंट हमें पढ़ने को मिल रहा है, वर्ण व्यवस्था। ठीक, इसे आप देखिए। अल-बिरूनी वर्ण व्यवस्था का एक प्रकार का उल्लेख करता है। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है। सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। इसी कारण हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। ये किसके बारे में बता रहे हैं? ब्राह्मणों के बारे में, है ना। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिसका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों में हुआ। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है ना। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ था, है ना। जो स्टोरी है ना, जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, बाहु से आप क्षत्रिय की उत्पत्ति हो, जांघ से वैश्य की, है ना, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, वो अपने इतिहास में मैंने आपको बताया है ना। तो उसी तरह ये जो है लिखा हुआ है, जो देखा है अल-बिरूनी ने, जो देखा है वही बता रहा है उस समय का। शूद्र जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था, देख रहे हैं, जो पढ़ा है जो सुना है वही बता रहा है। अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होते हुए भी एक साथ एक ही शहरों गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में
मिलजुल कर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि असमानता नहीं है, सब साथ में गांव में रहते हैं। और जैसा कि हमने देखा जाति व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी बड़ी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यज शाब्दिक रूप से इस व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से समानता अपेक्षा की जाती थी कि किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। अब आ जाइए, अगला पॉइंट हमें दिख रहा है इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। ठीक, इसे आप देखिए। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन गया चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की, अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा व्याख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसी राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे कि सामान्य पुरुषों, महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियाँ सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता था श्रोता अथवा पाठक सुदूर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके, है ना। अब देखिए, नारियल तथा पान, इसके बारे में देखिए। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिससे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, मानव सिर जैसे गिरीदार फल, ये देखिए, पढ़िए। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। देखिए, नारियल का जो नारियल हम लोग खाते हैं तो उसका वर्णन जो है कैसे ये कर रहा है, देखिए, है ना। ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है ना। क्यों ऐसा बता रहा है? क्योंकि कभी देखा ही नहीं है ना नारियल को। तो वही देखिए बता रहा है कैसे जो है ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सिवाय एक अपवाद के, एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इनमें भी मानो दो आँखें और एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर वह मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा जो है रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए भी रस्सी भी बनाते हैं। ठीक, अब आ जाइए पान के बारे में। देखिए इब्न बतूता क्या बता रहा है। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है ना। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल उसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है।
पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसे छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट हमें दिख रहा है इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिसके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाली विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाली और रंगीन बाजार थी। ठीक है, विविध प्रकार के वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला, भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, दौलताबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में भी कम नहीं था, आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। ठीक, आइए देहली, इसे आप देखिए। दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली नाम से उद्धृत किया गया है, इसका वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। अब देखिए दिल्ली के बारे में इब्न बतूता क्या बता रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, दिल्ली बड़े बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। क्या कर रहा है इब्न बतूता, दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, जब शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है ना, जो दीवारें हैं अतुलनीय हैं। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, एक हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र, घेरेबंदी में काम में आने वाले मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार, पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें हैं। ठीक, इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे और भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद लगाए गए हैं और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। यहाँ पे तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब आप फोटो में देख पा रहे हैं। बस्ती के किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा, ये आप देखिए ऊपर वाला, ये आपको दिख रहा है। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ये ऊपर जो यहाँ पे मेहराब ये है ना, ये देखिए, क्योंकि ये देखिए ऊपर दिया हुआ है और बाएं तरफ ये जो बाएं वाला है बस्ती की किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा। ये देखिए किस तरह दीवार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखें। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के साथ स्थान ही नहीं थे। ध्यान दें, बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे,
बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाज़ारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। उनमें उनमें से कम कुछ तो नर्तकों, संगीतकारों, गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि जो है इब्न बतूता के शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने के लिए किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव के अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। देख रहे हैं, तो महीन मलमल जो था, जो किस्में थी, कई किस्में बहुत ही महंगी थी। उसे कौन पहन सकता था? जो बहुत ही धनी था, पैसा वाला था, है ना। यहाँ पे आप देखिए एक चित्र आप देख पा रहे हैं। इस तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किया गया। ये देखिए आप डिजाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब देखिए बाजार में संगीत, अगला पॉइंट हमें दिख रहा है। आइए इसे देखिए। यह इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल सुंदर बाज़ारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है। दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य से एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं, सजाया गया है। प्रत्येक गुरुवार सुबह इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करती हैं। ठीक है। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती हैं और नाचती हैं। इसके पश्चात वे चले जाती हैं। इस बाज़ार में इबादत के लिए मस्जिद बनी हुई है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाज़ार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को क्यों रेखांकित किया, ये आप लिख सकते हैं। बताइए अगर आपको कुछ ऐसे विचार आते हैं कि क्यों ऐसा लिखा होगा, क्या कारण है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने विचार। ठीक। अब आ जाइए नीचे। अगला पॉइंट हमें दिख रहा है संचार की एक अनूठी प्रणाली। इसे आप देखें। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी, जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे।
ठीक। वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी, है ना। एक विचित्र देश, अब ये देखिए, एक विचित्र देश को 1440 के दशक में लिखा गया है। अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक ओर केरल में कालीकट, आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया, ठीक, और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया, है ना। मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई, 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडपों में खोज सोने की बनी एक मूर्ति थी, मानव आकृति जैसी तथा आदम कद थी। इसकी दोनों आँखों में काले रंग के मणि इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था इसकी दोनों आँखों के काले रंग के मणिक इतनी चतुराई से लगाए गए कि प्रतीत होता है कि मानो देख सकती हूँ। इस शिल्प की कारीगरी के क्या कहने, देख रहे हैं। और यहाँ पे आ जाइए, घोड़े पर और पैदल। अब यहाँ पे इसे पढ़ें। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है, ठीक। अभी आप देखिए, अभी डाक व्यवस्था कैसे जाती है, हर चीज़ का उपयोग हो रहा है, ट्रेन की, जहाज़ का, गाड़ियों का उपयोग हो रहा है ना। और तब देखिए, जब इब्न बतूता आया था तो क्या किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, देखिए यहाँ पे घोड़ों का उपयोग हो रहा है और पैदल चल रहे हैं, है ना। और देखें, और यह 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है। ध्यान दें, जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता तो एक हाथ में पत्र, दूसरे हाथ में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते तो वे तैयार हो जाते। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता, उनमें से एक उससे पत्र लेता और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता। तब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र की अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। गजब यार, देख रहे हो आप। और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है, ठीक। आगे अगला पॉइंट आप देखिए, बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व।
जब इब्न बतूता हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया, उसने अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह अपनी सामान्य रूप से यूरोप और विशेषकर फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से स्थितियाँ जिन्हें उसे अवसादकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय लें जिसे वह सही मानता था। ठीक है। बर्नियर ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उपनेत्रीय है। विद्यांत के कई चर्चाओं मुगल के इतिहास को एक प्रकार का वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। निरंतर मुगल कालीन भारत में तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। समानतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण विपरीतता के नमूने का आधारित है। भारत के यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। इनसे भिन्नताएं महसूस की, पदानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया के निम्न कोटि का प्रतीत हो। ठीक। अब देखिए भू समिति का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू समिति का अभाव। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो उसे अपने अमीरों को बीच बांटता था। उसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों से मिलता है। ठीक है। और देखिए राजकीय भू समिति के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए उत्पादन स्तर को बनाए रखने और बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे, है ना। इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसे कि पश्चिमी यूरोप में, को रोका। भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रयोजक नहीं रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों का जीवन में अनवरत पतन उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। ठीक इसी विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज के दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह को वर्णित करता है। एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग अल्पसंख्यक होते हैं द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति बीच नाममात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य में स्थित लोग नहीं हैं, में मध्य की स्थिति में के लोग नहीं हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट ये व्यापक गरीबी, इसे आप पढ़ लीजिए। पेलसर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उपमहाद्वीप की यात्रा की। बर्नियर की ही तरह वह लोगों की व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते थे, उसके जीवन की मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य भाव के रूप में चिंतित था। ये ठीक उस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए कहता है कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता था कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती थी। अब आप देखिए मुग़ल एम्पायर में कितने जो है ताजमहल बन रहा है, ये बन रहा है ना, उसकी भव्यता, इतने बड़े किले बन रहे हैं, लेकिन देखिए कृषकों की हालत क्या है उस समय। ये देखिए ये सब जानकारी हमें किससे मिल रही है? अब जो यात्री आए हैं, जो जानते हैं कि यूरोप में कैसा है, यहाँ पे कैसा है ना, वो कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये जानकारी हमें स्रोत मिल रहा है कि किसान जो है काफ़ी दयनीय अवस्था में थे मुग़ल एम्पायर में, है ना। ये कहाँ से हमें स्रोत मिल रहा है? जो आए हैं, घूमने वाले आए हैं, है ना। तो ये जो है ये सब महत्व हमें मिलता है यात्रियों से, है ना। ढेर सारी जानकारी प्राप्त होती है जो एक्चुअल रियल क्या है ना, और कंपेयर भी हो रहा है। अब देखिए गरीब किसान, यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषियों के विषय में दिए गए विवरण एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में कई
केवल रेतीली भूमियाँ या बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है। इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। अब सोचिए, गरीब लोग अब जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित किया जाता था, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता था, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता था। आप सोचिए, अगर नहीं दे पाए तो बच्चों तक को उठा ले जाते थे। कितना खतरनाक जीवन था, सोचिए आप। इस प्रकार इस अत्यंत निरंकुशता से हताशा हो किसान गांव छोड़कर चले जाते थे। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य को समाज में संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था। प्रयास था कि मुगल कालीन भारत में संबंधित विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा। निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ पे देखिए 19वीं शताब्दी में ऐसे चित्रों अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा की दृढ़ता प्रदान की। ये देखिए, चलिए अब आगे आइए पढ़िए। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। ध्यान दें, तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इनके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से बने हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। ठीक है, आश्चर्य बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य की भूमि एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसे मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी। लेकिन असल में यह न तो लगान था, न ही भूमि का, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी आगे देखें। बर्नियर के विवरणों से 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवा पूर्व, है ना, एशिया को क्या कहा गया, प्राच्य या पूर्व के शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करती थी, जिसे दास तथा गरीबी स्थिति में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। ध्यान दीजिए, 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया। उसने तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इस ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था। अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी। स्वायत्तता सम्मान किया जाता था, निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे, भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे। दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक बलाहार, इन दोनों के बीच बड़ा किसान था जो किराए
के श्रम का उपयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। यहाँ पे अगला पॉइंट देख लीजिए, यूरोप के लिए एक चेतावनी, है ना। इसे आप पढ़िए। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुटे और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी ओर हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी बेहतर और राष्ट्रीय ढंग से सेवा हो। जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसा कि वो इसके विषय में मैंने वर्णन किया। मुग़ल शासक के बारे में हम उन महान शहरों नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जीर्णोद्धार की चिंता नहीं। व्यक्त टीले, झाड़ियों तथा घातक दलदल के भरे क्षेत्र जैसे कि पहले बताया गया है। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मया स्पष्ट है, लेकिन उसके भीतर कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है, शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों के बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता था कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, है ना। एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय में लंबी दूरी की विनिमय संलग्न था और अस्तित्व में भी रेखांकित था। ठीक है, यहाँ पे एक आप देख रहे हो सोने का चम्मच जिसमें पन्ने और मणि के जड़े हुए हैं। मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का अच्छा उदाहरण है। यहाँ देखिए आप सोने की चम्मच और कैसे जो है इसमें जड़ा हुआ है आप देख पा रहे हैं। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, यहाँ पे आप देखिए बर्नियर के वृत्तांत के एक उदाहरण को पढ़िए जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं संदर्भ में मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास, नील कहीं आगे है। भारत की कई ऐसे भाग भी है जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, जहाँ एक शिल्पकार हो, हालांकि मूल रूप से आलसी होता है। आवश्यकता से यह अन्य कारण अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम, सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं विदेश में निर्यात किए जाते हैं, निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है ना। आगे देखिए 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। ठीक है, अब देखिए 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन जो है उसी समय पश्चिम यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। इसे उसका आशय उन नगरों से था जो अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आती थी और इसके कई और चले जाने के बाद तेजी से पतोन्मुख हो जाते थे। ठीक है, उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार नहीं होती, राजकीय प्रश्रय आश्रित रहते थे। ठीक है, भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत करता रहा। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इसका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। ठीक, व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के
संबंधों से जुड़े होते थे। अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था, मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहर केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। देख रहे हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, और व्यापारिक समुदाय के मुखिया को कहा जाता था, नगर सेठ, है ना। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, है ना, हकीम या वैद्य, उस समय तो भाई MBBS तो थे नहीं, तो हकीम वैद्य ये सब होते थे, है ना। अध्यापक, ठीक है, पंडित या मुल्ला, है ना, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेख आदि सम्मिलित थे। यहाँ कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों तथा भीड़ भाड़ वाले बाजार में अपने लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। राजकीय कारखाने, यहाँ पे इसको आप देख लें। संभवतः वर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकार की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं। एक अन्य आप सुनारों को देखते हैं। तीसरे चित्रकार, चौथे में प्रलाच्छा रस का रोगन लगाने वाले, पाँचवें में बढ़ई खरादी दर्जी जूते बनाने वाले, छठे में रेशम जरी महिपाल। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज़ सुबह आते और जहाँ पूरे दिन कार्यरत करते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चय से नियमित ढंग से उसका समय बीत जाता। कोई भी जीवन की उस स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। ठीक, तो भाई ये जो है, अब आ जाइए महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। अगला पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े व सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासुपूर्ण लगता था, कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते। उदाहरण के लिए, बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे, नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे, है ना। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। दिख रहे हैं, आदमी भी सामान की तरह बिक रहे हैं, है ना। तो क्या क्या दे रहा है, देखिए, किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट कर रहा है गवर्नर को। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टकी मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। देख रहे हैं, दास भी सामान की तरह। 200 दास ले जाओ भाई, 200 आदमी ले जाओ, लो दास गुलाम ले जाओ। ये दशा थी, बताइए। आवाज़ देखिए कितना जो है, हम लोग कितने अच्छे से हैं, है ना। संविधान द्वारा हमें सारी शक्तियाँ प्राप्त है। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियाँ संगीत और गायन में निपुण थीं। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उसके प्रदर्शन में खूब आनंदित हुआ, है ना। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इब्न बतूता उनकी सेवा को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने के विशेष रूप से अपरिहार्य बताया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी। अधिकांश परिवार में उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इसलिए आश्चर्य बात नहीं है, बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना।
उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों से में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों पर परिसीमित कर रखा जाता था, है ना। और एक पॉइंट यहाँ पे है, देखिए जो है दासियाँ, है ना, इसके बारे में आप पढ़ें। इब्न बतूता हमें बताता है यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने। ध्यान दीजिए, यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती और दासियों के पास जो भी जानकारी होती वे उन्हें देती थी। अधिकांश दासियों को हमले और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था, है ना। अब देखिए सती बालिका, अब इसे आप देखिए, ये संभवतः बर्नियर के वृत्तांत की सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। अब देखिए इसको ध्यान दें। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होती हुए देखी। उस भयानक नर की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी सी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी। सोचिए, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल पर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए। इस स्थिति से उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। सोचिए कितना क्रूर जो है ये प्रथा थी, और कैसे आप देख रहे हैं ना कितना मार्मिक जो है लिखा हुआ है, और किस तरह कितने यार निर्दयी लोग थे जो इस तरह की चीज़ें करते थे। बताइए कितने क्रूर थे यार, वो आदमी नहीं वो शैतान थे। आप जान लीजिए, जो इस तरह के छोटी बच्ची 12 साल की, वो क्या जानती है सती प्रथा क्या है, समाज क्या है, जीवन क्या है, वो कुछ नहीं जानती बेचारी। और उसको जो है देखिए कि सती कर दिए, उसको जला दिए जिंदा। कितना क्रूर प्रथा थी ये, सोचिए। तो ताकि वह भारत, अब देखिए आगे यहाँ तक आपने देखा, लकड़ियों से बैठाया, उसके हाथ पैर और बांध दिए, देख रहे हैं, जबरदस्ती उसके हाथ पैर बांध दिए, लकड़ियों पर बैठा दिया ताकि वो भाग न जाए। बताइए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। बताइए, मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। सोचिए कितने पापी और कसाई लोग थे यार। ऐसा सुन के जो है सोचिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब देखिए आगे, और ये लाइव देखा है, ये सोचिए ये यात्री जो था, बर्नियर जो था, ये लाइव ये चीज़ देखी है, कोई कहानी किस्सा नहीं लिखा है, अपनी आंख से देखा है और वो लिखा है। बताइए, चलिए आपने देखा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें आज सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं, या फिर एक दृष्टिकोण विशेष देखी जाती हैं, जिन्हें वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया, उपमहाद्वीपों से परे क्षेत्रों में साहसिक
यात्राएं की, उन्होंने क्या देखा सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। यहाँ पे मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। ये देखिए, मथुरा से मूर्ति का एक नमूना है जिसमें यात्री को दिखाया गया है। देख लीजिए, घोड़े पे सवार, बैलगाड़ी में सवार, है ना, घोड़े पे, हाथियों पे आपको यात्री दिख रहे हैं। काल रेखा आप लोग देख लीजिए, काल रेखा कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े हैं। देखिए, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से था और समय 973 से 1048, है ना। और मार्को पोलो इटली से 13वीं शताब्दी में 1254 ईस्वी से 1323 का समय है जब ये आया था, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। इब्न बतूता मोरक्को से है 14वीं शताब्दी में, ये देखिए 1304 से 77 तक। 15वीं शताब्दी अब्द अल रज्जाक कमाल अल दिन इसहाक अल समरकंदी समरकंद से, ये देखिए 15वीं शताब्दी में है 1413 से 82 तक। अफानासी निकीतीन 15वीं शताब्दी रूस से, ये देखिए समय भारत में बिताए हैं 1666 से 72 में। 16वीं शताब्दी में देखिए 1518 में भारत यात्रा की गई है। दूरती बारबोसा 1521 में इसकी मृत्यु हुई है, पुर्तगाल से आया था। सैदी अली रईस तुर्की से था 1562 में, ठीक है। अंतोनियो मात सेरेते स्पेन से है 1536 से 1600, ठीक है। 17वीं शताब्दी में देखिए ये समय बिताया है, भारत में बिताया है महमूद वली बल्खी बल्ख से। पीटर मुंडी इंग्लैंड से है, देखिए 1600 से ये आपका समय, ये देखिए 1600 से 1667 तक का है इसका समय। ज्यों बैपिटिस्ट तैवर्नियर फ्रांस से है, ये इस दौरान इसका समय है 1605 से 89। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से 1620 से 88 इसका समय काल है। तो भाई ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया अध्याय काफ़ी लंबा अध्याय था, है ना। ये देखिए कंप्लीट हो गया आपका विषय 5, अध्याय 5 आपने पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपकी कोई सलाह है तो वो भी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में जो है और आपको आपके बताए अनुसार मैं आपको बता पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, है ना। मैं यही कोशिश में हूँ दोस्तों कि कितना आपका मैं आपकी पढ़ाई में सहयोग करूँ, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अंक प्राप्त करें और जो आपका लक्ष्य है वो उसे आप पाएँ, है ना। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।